डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज रामन और बानिहाल के दौरे पर हैं और जहां पर रामबन में उन्होंने अवाम से खिताब किया और उस बीच उनकी तरफ से कहा गया कि आर्टिकल 370 बहाल नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा गया, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां आई हैं, जम्मू कश्मीर में तरक्की देखने को मिल रही है और जिसके चलते जो पीओके के लोग हैं वो भारत आना चाहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 370 किसी भी कीमत में बहाल नहीं हो सकता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद ने आर्टिकल 370 की बहाली का वादा किया है, लेकिन कोई भी इसे बहाल करने की हिम्मत नहीं रखता। और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आज एक सयाहती मरकज बन चुका है और 2022 के बाद पथराव का कोई वाकया जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी की हुकूमत है तब तक आर्टिकल 370 बहाल नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया, जहां पर राजनाथ सिंह आज बानिहाल और रामबन के दौरे पर है। रामबन वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने आवाम से खिताब किया और उसके बाद बानिहाल के लिए भी वो रवाना हो चुके हैं। और इस बीच उन्होंने आवाम से खिताब किया और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। जिस समय धारा 370 को हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त किया, उस लोग कहते थे धारा 370 समाप्त करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। बहनों भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है हम आएंगे तो जो धारा 370 समाप्त की गई है उसे हम बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आपकी धारा 370 जो समाप्त हुई वह बहाल हो जाए? या किसी के पास कलेजा नहीं है बहनों भाइयों कि अब धारा 370 को यहां पर बहाल कर सके? आपने G20 का सम्मेलन देखा होगा। दुनिया के 20 देशों के बड़े बड़े दिग्गज देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दिल्ली में आए हुए थे। लेकिन शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार G20 का एक सम्मेलन कहीं पर हुआ था तो कश्मीर घाटी में हुआ था। बहनों भाइयों, इसे कहते हैं सरकार, इसे कहते हैं हुकूमत। पहले जम्मू कश्मीर सारी दुनिया में लोग कहते थे ये टेररिज्म का स्पॉट है। बहनों भाइयों, अब जम्मू कश्मीर के बारे में सारी दुनिया में धारणा बदल चुकी है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म स्पॉट के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि यह टूरिज्म स्पॉट के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा कि यहां पर किस तरीके से टूरिस्ट की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। जाकर देखना हो तो श्रीनगर में जाकर देखिए, यहां पर लगभग 35 वर्षों तक कभी ताजिया नहीं निकला था। रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब का कितनी तेजी के साथ विकास हुआ। और बॉर्डर के जो अंतिम गांव हैं जिनकी बराबर उपेक्षा होती रही है, मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह फैसला किया है कि बॉर्डर के पास का जो अंतिम गांव होगा, अब वह इस देश का अंतिम गांव नहीं कहा जाएगा, बल्कि इस देश का पहला।
इधर राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया था कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि अफजल गुरु को अगर फांसी नहीं होनी चाहिए थी तो क्या उन्हें माला पहनानी चाहिए थी। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा कि जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है तब से जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है और उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ की तरक्की देखकर अब पीओके के लोग भारत आना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। यहां जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जितने प्रतिभाशाली हैं, इनके अंदर काम करने की, कुछ कर गुजरने की जो योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, मेरे बहनों भाइयों, वो अद्भुत है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 10 वर्षों तक यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां चले तो हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनकर रहेगा। मैं भी विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप ये कहेंगे किस आधार पर जम्मू और कश्मीर को एक विकसित राज्य बनाने की बात आप करते हैं? कैसे यह जम्मू कश्मीर एक धनवान राज्य बन जाएगा? इस आधार पर मैं कहता हूं बहनों भाइयों कि भारत को उठाकर देख लीजिए। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन की बागडोर संभाली, उस समय 2014 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 7-8 वर्षों के अंदर ही हमारी सरकार ने, मेरे बहनों भाइयों, वह करिश्मा कर दिया। जो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे बहनों भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आज के केवल 2.5-3 वर्षों के बाद, यानी 2027 आते आते हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा और एक चाइना होगा, और उसके बाद 3रा देश सारी दुनिया में कोई होगा तो हमारा और आपका देश यह भारत होगा। मेरे बहनों भाइयों, इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अवसर दीजिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का। 10 साल में एक बड़ा परिवर्तन करके हम लोग दिखा देंगे। केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद क्या क्या यहां परिवर्तन हुए हैं, उसकी जानकारी आपके सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दी है, आपके प्रत्याशी राकेश ठाकुर ने दिया। मैं उस बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। कितनी आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। बहनों भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की है। 40,000 की भर्तियां की हैं। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। तो चलिए, इस तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां देखने को मिल रही है और इसी बीच बीजेपी की तरफ से एक और फिरिस्त जारी की गई है, जहां पर बीजेपी ने 6ठी फिरिस्त जारी की है। और इस फिरिस्त में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल है और इस फिरिस्त के मुताबिक 5 उम्मीदवार जो है वादी से शामिल है, उनका नाम भी इस फिरिस्त में शामिल है। यानी कि आज
बीजेपी की तरफ से एक और फहरिस्त जो है वो जारी कर दी गई है, जहां पर इस फहरिस्त में 10 उम्मीदवारों के नाम जो है वो शामिल है और इसमें से 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि वादी से हैं, उनके नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। और क्या कुछ नाम उस हवाले से भी आपको बताएंगे, जहां पर इंतखाबी दंगल में अपनी पोजीशन को मुस्तहकिम और मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की इंतखाबी फहरिस्तों को जारी करने का सिलसिला रखा है और वहीं पर इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने मजीद 10 असेंबली नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है और 5 उम्मीदवार वादी से भी हैं, जिसमें करना से मोहम्मद इदरीस करनाही और इसके अलावा हंदवारा से गुलाम मोहम्मद मीर, सोनावारी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपुरा से नसीर अहमद लोन, गुरेज से फारूक मोहम्मद खान, उधमपुर से RS पठानिया का नाम शामिल है, कठवा से डॉक्टर भारत भूषण का नाम शामिल है और इसके अलावा बिश्ना की बात करेंगे वहां से राजीव भगत और बहू से विक्रम रंधावा और मारहा से सुरिंदर भगत, यानी कि 10 नाम जो जारी किए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो ये फहरिस्त है, छठी फहरिस्त जारी उन्होंने की है, उस फहरिस्त में 10 उम्मीदवारों के नाम जो है वो शामिल है और जिसमें से 5 उम्मीदवार जो है वादी से है और 5 नाम जो है करना, हंदवारा, सोनावारी, बांदीपुरा और गुरेज 5 ऐसे हलके हैं जहां से 5 उम्मीदवारों का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। यानी कि लगातार देखने को मिल रहा है कि इंतखाबी दंगल में अपने पोजीशन को मुस्तहकिम और मजबूत बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है वो जारी कर दी गई है और लगातार इससे पहले भी जो फहरिस्त जारी करने का सिलसिला रहा है और एक और बार फिर से 10 उम्मीदवारों की फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत को असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीतने का डर है और इसको रोकने के लिए बदनाम करने की हर कोई साजिश करेगा। उन्होंने भाजपा पर तनकीद करते हुए कहा कि भाजपा की जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि मुल्क की आज़ादी के लिए और खुशहाली के लिए मुसलमानों ने खून बहाया है। इनको डर ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इनका किसी और का डर तो है नहीं। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी और अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम वो भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जानें दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। देखिए, सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा, मैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, वो हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब 370 ले गए। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने पुंछ में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 1950 की बातें कर रही है और 370 और 35A की वापसी की बातें माजी का किस्सा है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने सरेंडर कर रही है। एनसी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि पहाड़ी, गुज्जर व बकरवाल भाइयों का
वो आरक्षण समाप्त करने जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, एनसी, गुज्जर, बकरवाल पहाड़ियों को मिला, ओबीसी को मिला, एससी को मिला आरक्षण। 10 बार भी अब्दुल्ला से पैदा होके आए तो हम उसे छेड़ने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, हर पहाड़ी से, गुज्जर से, बकरवाल से, ओबीसी से, एससी से उनके आरक्षण की रक्षा हम करेंगे। सर, जम्मू में काफी आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं टिकट से नाराज हैं, इसके बारे में आप क्या बताएं? भाई साहब, कोई नाराज नहीं, पूरी तरह यूनाइट पार्टी। हमने जो घोषणा पत्र अमित शाह जी ने घोषित किया है, अब आप सबका भी मेडिकल इंश्योरेंस 7 लाख रुपए का होगा। पहले 5 था, अब 7 लाख रुपए। गरीबों को घर देने के लिए जमीन, नौजवानों को नौकरियां, महिलाओं को 18,000 रुपया, वृद्ध महिला को बुढ़ापा पेंशन 36,000 रुपया। ये वो निर्णय है जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को अपना भविष्य दिख रहा है। ये मैनिफेस्टो के निर्णय ये बताते हैं कि आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर पक्ष के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने, नौजवानों को सपना पूरा करने, और जिस तरह किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की बात की, ये निश्चित रूप से किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को और युवाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला मैनिफेस्टो है, वचनबद्धता है और हमारा संकल्प है। और जो हमारा संकल्प है ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है। मेरे को तो अभी तक कोई दिखा नहीं। रोज आपका अखबार, आपका चैनल बताता है कि एनसी टूट रही है, कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस के लोग एनसी के सामने, एनसी के लोग कांग्रेस के सामने लड़ रहे हैं। असल में जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। ये एनसी और कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। वरिष्ठ नेताओं से रणनीति बनाने के लिए आया हूँ और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर से मिलकर हमने पुंछ जिले की 3 सीटों पर रणनीति बनाने की पूरी प्लानिंग की है, जिसमें हमने किस तरह 3 सीटें जीतनी है। और मैं लगातार पीछे भी आया था, आज भी आया हूँ, कल भी रहूँगा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और हल्का इंतखाब चाडोरा के इंचार्ज अली मोहम्मद डार ने डोनवारी में एक जलसा मुनक्किद किया, जिसमें बड़ी तादाद में वर्कर ने शिरकत की। इस मौके पर कई वर्करों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अली मोहम्मद डार ने कहा कि वो 370 को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, जो हमारा मंशूर है, जो हमने लोगों के सामने रखा, हमने लोगों के जज्बात और एहसासात की कद्र करते हुए लोगों के सामने मंशूर रखा। हम उसी मंशूर पर काम करेंगे और इंशाल्लाह जो भी हमारी हुकूमत आएगी तो हम इसी प्रकार बंद रहेंगे। बीजेपी वाले क्या बताएंगे, हम उनसे डरने वाले नहीं है। देखिए, 371 को लागू करने के मालिक हम खुद होंगे। वो लोग कौन है 371 को लागू करने वाले? हम चाहते हैं 370 लागू होगा। 371 पहले भी कई स्टेट्स में है। तो जो मैंने आज यहाँ इजलास बुलाया था, इसका मकसद ही ये है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोज सैकड़ों लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बड़े बड़े जो दानिशमंद लोग हैं चाडोरा में, उनके फोन कॉल्स आते हैं मुझे। जो यहाँ के ट्रेड यूनियंस है, उनके कॉल्स आते हैं मुझे कि हम आपको सपोर्ट देंगे। और पार्टी के साथ लोग भी जुड़ रहे हैं, चाहे वो पीडीपी के हैं, चाहे वो और किसी जमात के साथ है। आप वो रोज देख रहे हैं। हम फोटोग्राफी ज्यादा पसंद नहीं करते। मैंने मना भी किया आपसे उनको कि किसी का फोटो मत उठाओ, क्योंकि सब लोग पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थे। लिहाजा ये घर वापस आ गए तो फोटोग्राफी की ज्यादा जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये जो इजलास मैंने बुलाया, मैंने अपने अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह ने हवा कदल हल्के के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान उन्हें वहां कई इंतहाई ख़राब हालात देखने को मिली और उन्होंने एलजी इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि वो लोगों के तमाम मसाइल को हल करें। भाई, बड़ा अफसोस हो रहा है देखकर जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ की हालत इतनी अबतर है। एक एक घर में 5-5 फैमिलीज रह रही हैं।
और बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ है जिनके पास गुजारा ही नहीं है और उनको महीना 1500 2000 बिजली का फीस भरना पड़ता है। मैं गुजारिश करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, पूरे इनके शासन से, कि मेहरबानी करके इस चीज़ को स्मार्ट बनाइए। हमारी जो सिटी है, पूरा श्रीनगर का जो एरिया है, वो मैक्सिमम लोग जो इस श्रीनगर सिटी के हाथ में रहते हैं वो बिलो बीपीएल है। यहाँ खस्ता हाल है, यहाँ आप देखेंगे हर कोई कोचा गंदगी और गलाजत से भरा हुआ है। आपने वहाँ 2 स्ट्रीट्स को स्मार्ट बनाया, मगर यहाँ के लोग वो घुट रहे हैं, दम से घुट रहे हैं। इस चीज़ को सही करना है, कोई सिस्टम नहीं है, नाकारा है सारा। और मैं ताज्जुब करता हूँ कि जिन लोगों के पास यहाँ पिछले 5-10 साल से पहले भी शासन था, वो कैसे आएंगे यहाँ पर लोगों को वोट मांगने के लिए, और क्यों देंगे वो उनको वोट, किस वजह से? इनकी हालत बहुत ही खस्ता है। उसके अलावा हमारा काम है, अगर यहाँ इनके हाल देखें, ये रहने लायक जगह ही नहीं है। गवर्नर साहब यहाँ का दौरा करिए, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ, इस पर यहाँ देखिए एक्चुअली कश्मीर किस तरह सिसक रहा है, इस पर नजर दौड़ाइए। नहीं तो आप रेजिडेंसी रोड को रंग करें, पोलो व्यू को रंग करें, उससे कश्मीर का मामला दुरुस्त नहीं होगा। न तो यहाँ के लोग 370 को भूलेंगे किसी सूरत में नहीं, और न जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का इस वक्त अरूज पर है, 35 लाख लोग हैं। और यही इलाका है जहाँ पे ड्रग मेनेस है, 24 लाख ड्रग अब्यूज़र्स हैं यहाँ पे। उनके लिए काम करने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि अनंतनाग में डीपीएपी ने रोड शो का इनेकाद किया, जिस दौरान हल्का इंतखाब अनंतनाग के उम्मीदवार अल्ताफ अहमद मीर ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में उनकी जीत यकीनी है। इस मौके पर पार्टी के तर्जुमान सलमान निजामी ने कहा कि उनकी पार्टी ही वाहिद ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बनेगी। साहब अब उनकी सेहत ठीक हुई है और आज़ाद साहब भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह जो है कैंपेनिंग के लिए आएंगे और मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। सियासी जमातें जो है धोखे देती हैं, पहले भी उन्हें धोखे दिए हैं, लोगों ने आजमाया उनको। तो अगर जम्मू कश्मीर में कोई कामयाब चीफ मिनिस्टर रहा है वो आज़ाद साहब रहे हैं। जो डेवलपमेंट की है जम्मू कश्मीर की वो आज़ाद साहब ने की है, और लड़ाई जो लड़ी है 370 पे वो भी आज़ाद साहब ने लड़ी है। ये जमातें तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, बीजेपी की हुकूमत बना चुकी हैं। देखिए कई वक्त से वो कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड देंगे। अब हमें उम्मीद है, जैसे उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद जो है स्टेटहुड वापस होगा, हमें अपने सभी हकूक वापस चाहिए, चाहे ज़मीनें हों, चाहे नौकरियां हों, कि बाहर का शख्स यहाँ ना ज़मीन खरीद सके ना नौकरी कर सके। तो इसलिए हमें हम सब हकूक चाहिए, वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब की तंजीम दिला सकती है। देखिए यहाँ कोई तंजीम ख़त्म नहीं हो सकती, जमहूरियत है, जमहूरियत में सबको इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का, हार जीत दीगर सवाल है। पीडीपी के उम्मीदवार हबा कदल आरिफ लाइगरू ने एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान आरिफ लाइगरू ने यकीन दिलाया कि उन इलाकों के तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। सीनियर लीडर साहब जी मुराद, आज हमने जमालटा एरिया में पीडीपी की एक मीटिंग की यहाँ पे, यहाँ के कारकुनों के साथ हमने बात की। इलेक्शन नज़दीक है तो निज़ाम बनाया। आज हम डोर टू डोर कैंपेन छतावल में भी कर रहे थे, और उसके बाद हमने यहाँ पे जमालट एरिया में इम्तियाज़ साहब की क़यादत में एक मीटिंग की। निसार साहब भी उसमें मौजूद थे, जोन प्रेसिडेंट समीर साहब भी थे। तो मीटिंग में रद्द-ए-अमल बनाया आगे जो चुनाव हम लड़ने वाले हैं उसका। और यहाँ तक जिस एरिया की बात है कि यहाँ पे बहुत दुश्वारियाँ हैं, यहाँ पावर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम है, गलियों की हालत खस्ते है। तो इंशाल्लाह जो हमारा मैनिफेस्टो है पार्टी का, उस पर हम काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम डोर टू डोर कंटिन्यू रखेंगे, मीटिंग्स कंटिन्यू रहेंगे, और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि हबा कदल एरिया में इस बार। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।